देखिए अब तक हम डीएनए का कंपोज, देखिए हमने सबसे पहला टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया था, न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहला जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया वो है न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। जो डीएनए और आरएनए है ये दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो सभी एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो हम डीएनए का कंपोजिशन, डीएनए की स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्म और जेनेटिक कोड आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में, ठीक है। आरएनए जीवों में पाया जाने वाला दूसरे नंबर का सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड है। जो आरएनए है ये जीवों में पाया जाने वाला, ये एनिमल्स में पाया जाने वाला, ऐसे कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला, यह ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला दूसरे नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। देखिए सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए जो डीएनए था, डीएनए तो केंद्रक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है उसके अंदर पाया जाता है। साथ ही साथ कुछ डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह, तो सेल का जो पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जो ये प्लांट वायरस होते हैं, प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, अर्थात पादप वायरसों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए की जगह क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। प्लांट वायरस का एक एग्जाम्पल तंबाकू मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है। हिंदी में तो क्या बोलेंगे? तंबाकू मोजेइक वायरस, और इंग्लिश में टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है। टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी एक पादप वायरस है, ठीक है, एक प्लांट वायरस है, और इसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए मिलेगा। ज्यादातर देखो कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल होंगे, कुछ एक ऐसे वायरस होंगे प्लांट वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, लेकिन अपन कह सकते हैं कि 99.99 मतलब ज्यादातर प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए ही पाया जाता है। ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस का महत्वपूर्ण कार्य करता है ये। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मेन वर्क क्या है? इसका मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन को सिंथेसिस करना, अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। माना कि प्रोटीन को संश्लेषित करने वाली जो इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? डीएनए में पाई जाती है। और किसके रूप में पाई जाती है? इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था हमने, जेनेटिक कोड के रूप में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन उन जेनेटिक कोड को पढ़ने का कार्य, ठीक है, और उन जेनेटिक कोड का उपयोग करते हुए एमिनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन सिंथेसिस करवाने का कार्य कौन करता है? आरएनए करता है। कौन करता है? आरएनए करता है। तो ये ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन के संश्लेषण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल तो आपको पता ही होगी, आपके अंदर कौन सी सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। और अपन कह सकते हैं जीवाणुओं या बैक्टीरिया में कौन सी सेल होगी? प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाएगी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, वो तो कौन से सेल होगी? प्रोकैरियोटिक सेल होगी। और जिस सेल के अंदर अपन बोल सकते हैं मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस पाया जाता है, वो वाली सेल कौन सी सेल कहलाएगी? यूकैरियोटिक सेल कहलाएगी, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये और कहाँ पाया जाता है? ये कोशिका के कोशिका द्रव में और केंद्रक में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, अर्थात कोशिका में जो कोशिका द्रव पाया जा रहा है, जो साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है अर्थात उसका जो केंद्रक है उसके अंदर ये पाया जाता है। आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोफिल में भी पाया जाता है। आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जो कोशिका का पावर हाउस है, जो सेल का पावर हाउस है, उसके अंदर भी पाया जाता है। साथ ही पर्णहरित में भी पाया जाता है। क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित उत्तक में पाया जाता है। पेड़, हरे पेड़ पौधों के अंदर
जो हरे रंग का पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं, पर्णहरित कहते हैं। तो उस पर्णहरित ऊतक के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इनमें डीएनए के समान डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। इसमें डीएनए के समान क्या स्ट्रक्चर नहीं होती है, कौन सी संरचना नहीं होती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है। आपने डीएनए की स्ट्रक्चर देखी थी, इस प्रकार की थी, इस प्रकार की थी, ये डीएनए की स्ट्रक्चर थी और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर थी। कैसी स्ट्रक्चर थी ये, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर थी, मतलब द्विकुंडली संरचना थी। इसके अंदर डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं थी जो आपस में गुथी हुई थी, आपस में कुंडलित रूप से वो क्या हुई हुई थी, गुथी हुई थी। लेकिन जो आरएनए होता है इसके अंदर डीएनए के समान डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, ये वन स्ट्रैंडेड चेन के रूप में पाया जाता है। अपन कह सकते हैं कि ये एक रज्जुक श्रृंखला के रूप में पाया जाता है, वन स्ट्रैंडेड चेन के रूप में पाया जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये एक रज्जुक श्रृंखला के रूप में पाया जाता है, मतलब कि इसकी श्रृंखला में केवल एक रज्जुक होता है या एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है। लेकिन डीएनए के अंदर 2 रज्जुक थे, 2 धागेनुमा संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है। देखो ये तो फर्स्ट हो गई, ठीक है, और ये सेकंड हो गई, ठीक है। लेकिन आरएनए का डायग्राम हम आगे देखेंगे, उसमें आप देखेंगे केवल एक ही रज्जुक है। क्या है, केवल एक ही रज्जुक है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कंपोजिशन ऑफ आरएनए, कंपोजिशन ऑफ आरएनए कि आरएनए का संगठन क्या क्या है भैया, कौन कौन से पदार्थ मिलकर आरएनए का निर्माण कर रहे हैं। देखिए आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबोस शुगर पाई जाती है। जबकि डीएनए के अंदर कौन सी शुगर थी, डीऑक्सीराइबोस शुगर थी। तो ये अंतर क्या है, तो एक जैसी लग रही है, देखो ये, लेकिन इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। जो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस पाई जाती है और आरएनए में जो राइबोस शुगर पाई जाती है, उसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर के अंदर जो डीएनए में पाई जाने वाली डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसमें कार्बन संख्या 2 पर दोनों ही तरफ H परमाणु जुड़े रहते हैं। लेकिन राइबोस शुगर के अंदर कार्बन संख्या 2 पर एक तरफ H जुड़ा रहता है और एक तरफ OH समूह अर्थात हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजनस बेस भी पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है बच्चों आरएनए के अंदर, पहला घटक तो क्या हो गया इसका, पहला कंपाउंड तो क्या हो गया इसके अंदर पाया जाने वाला, पहला यौगिक तो क्या हो गया, राइबोस शुगर। और दूसरा कंपाउंड क्या, नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं इसके अंदर, नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन कौन कौन से पाए जाते हैं इसमें, एडेनिन जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं और ग्वानिन जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ इसमें पिरिमिडीन भी पाए जाते हैं। कौन कौन से पिरिमिडीन पाए जाते हैं, यूरेसिल यू और साइटोसिन सी पाए जाते हैं। देखिए एडेनिन को ए से प्रदर्शित करा जाएगा, ग्वानिन को जी से, यूरेसिल को यू से और साइटोसिन को सी से प्रदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है। देखिए डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजनस बेस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या अंतर है, ये अंतर है कि डीएनए के अंदर अपन बोल सकते हैं थाइमीन पिरिमिडीन पाया जाता है, जबकि आरएनए के अंदर थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पिरिमिडीन क्षार पाई जाती है, ठीक है। 3rd नंबर पर आता है फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है इसका, ठीक है, वो कौन सा है, फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप जो कि फॉस्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप जो कि फॉस्फोरिक एसिड के रूप में पाया जाता है। ये फॉस्फोरिक एसिड और कहाँ डाला जाता है, ये लिम्का कोको कोला वगैरह के अंदर जो एसिड डालते हैं फॉस्फोरिक एसिड है वो, ठीक है। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर आपको देखिए फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप बीच में सेंटर के अंदर P एटम है, P है, फॉस्फोरस का परमाणु है, एक तरफ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और सिंगल बॉन्ड से 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर अटैच हुए हुए हैं, ठीक है। तो अब अपन ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। देखो एक नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर मिलकर क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोसाइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोसाइड बना देते हैं। मतलब कि एक नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे अपन, कोई सी भी एक क्षार ले लो, जैसे पहले नंबर की क्षार ले ली मैंने एडेनिन। अब एडेनिन जब राइबोस शुगर से जुड़ेगी तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, एडिनोसिन। क्या नाम होगा उसका, एडिनोसिन होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या होगा, दूसरे नंबर पर क्या होगा, पहले नंबर पर तो क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। पहले नंबर पर क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया।
अब दूसरे नंबर पर क्या होगा, दूसरे नंबर के ऊपर अपन कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से जुड़कर क्या बना देगा, न्यूक्लियोटाइड बना देगा। क्या बना देगा, न्यूक्लियोटाइड बना देगा। फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड से जुड़कर क्या बना देगा, न्यूक्लियोटाइड बना देगा। जैसे ये एडिनोसिन बना था ना अपना, एडेनिन और राइबोस शुगर के मिलने से न्यूक्लियोसाइड बना था, और न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या था, एडिनोसिन बना था। एडिनोसिन में क्या जोड़ दो, सिर्फ फास्फोरिक एसिड जोड़ दो, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो या फास्फोरिक एसिड जोड़ दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन मोनोफास्फेट बन जाएगा। और ये जो एडिनोसिन जो मोनोफास्फेट बना है, ये क्या है, ये जो एडिनोसिन जो मोनोफास्फेट बना है, यह एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में, बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कर देंगे। यहां पर आपको देखिए स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए बना रखा है, यहां पर आरएनए की संरचना बना रखी है। क्या आपको इसके अंदर दो रज्जुक दिख रहे हैं क्या, नहीं, ये केवल क्या है, एकल रज्जुक इसके अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं केवल वन स्ट्रैंडेड चेन ही पाई जा रही है। क्या इसके अंदर दो चेन है क्या, नहीं, इसके अंदर ओनली फॉर वन स्ट्रैंडेड चेन ही पाई जा रही है। केवल एकल रज्जु की श्रृंखला है ये, ना कि डीएनए के समान द्विरज्जु की श्रृंखला है। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी जो ये श्रृंखला होती है आपस में ही एक दूसरे के ऊपर लिपट जाती है, ठीक है। तो ऐसा भ्रम होता है कि ये द्विकुंडलित है, ठीक है, लेकिन ये द्विकुंडलित नहीं है, ये एक कुंडलित है। जैसे इधर आप देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, आप देखिए ये आरएनए है, देखिए आरएनए की एक चेन है ये, अब ये देखो आगे बढ़ रही है। ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं, यहाँ से क्या जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजनस बेस जुड़े हुए हैं। अब इधर आप देखिए ये आपस में ही लिपट गई, देखो तो यहाँ पर देखो यूरेसिल डबल बॉन्ड से एडेनिन से जुड़ा हुआ है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से ही जुड़ेगा, आरएनए में हमेशा यूरेसिल डबल बॉन्ड से एडेनिन से जुड़ेगा और हमेशा साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हुए ग्वानिन से जुड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आप देखिए, वापस देखो एक रस्सी की तरह, जैसे रस्सी को लपेटते हैं वैसे देखो इसमें यहाँ पे लपेटन उत्पन्न होगी, जिस वजह से आरएनए ऐसा हो गया। तो इधर आप देखिए सी साइटोसिन किससे जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा ग्वानिन से जुड़ा हुआ है, यूरेसिल डबल बॉन्ड द्वारा एडेनिन से जुड़ा हुआ है। आ रही है बात आपको, किससे जुड़ा हुआ है, एडेनिन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर भी यू ही आएगा, एडेनिन किससे जुड़ा हुआ रहता है, हमेशा यू से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आरएनए को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।